भारत की नागरिकता प्राप्त है, ये आप ही के पटवारी कह रहे हैं 2016 में। विस्थापित परिवार भी लिखा है, सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। ये घुसपैठिया नहीं है, अपनी मन मर्जी से नहीं आ गए थे। अब षड्यंत्र आगे क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई प्रशासनिक आदेश नहीं आया है, कोर्ट का फैसला नहीं आया। बहुत दिलचस्प रिपोर्ट को जो जिलाधिकारी महोदय की को गई है उसको देखना चाहिए। आदेश आया है सरकार का, ये भी जिलाधिकारी का, और अब इसमें आपको हंसी आएगी, आनी भी चाहिए। इस रिक्त पड़ी जमीन में आम के पेड़, जामुन के पेड़, कटहल के पेड़ कहां से आ गए? अरे चार छोड़िए, अगर एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति भी है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, इस व्यवस्था की है लोकतंत्र के अंदर। किसी भी नेता से, किसी भी सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि तहसील का नोटिस नहीं आता है इनके पास। इनके पास मत्स्य विभाग का नोटिस आता है। उन लोगों के मुंह पर एक आलिक जरूर पुती है जो ये कह रहे थे कि साहब ये लोग अवैध कब्जेदार हैं। वही लोग हैं, वही बिस्तर है, वही टेंट है, वही वातावरण है, और वही प्रहलाद पलसिया सितारगंज शक्ति फार्म सिटकुल से लगा हुआ वो इलाका जहां पर मैं मौजूद हूं और पिछले कई दिनों से आ रहा हूं। बड़ी बात यह है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया उससे इनको बड़ी राहत मिली है, और उन लोगों के मुंह पर एक कालिक जरूर पुती है जो ये कह रहे थे कि साहब ये लोग अवैध कब्जेदार हैं, गैर कानूनी तरीके से बसे हुए हैं। अगर ये सब चीजें गलत होती तो अवमानना का नोटिस कोर्ट कतई जारी नहीं करता। किरण मंडल जी जो पूर्व विधायक इस क्षेत्र के रहे हैं, किरण मंडल जी का भी स्वागत। शक्ति फार्म के चेयरमैन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तम आचार्य जी जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वे भी मौजूद हैं। और हरीश दुबे साहब सितारगंज के पूर्व पालिका अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैं सीधे सीधे बातचीत पर आ जाऊंगा और बातचीत वहां से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर जो बसे हुए लोग हैं वो गलत तरीके से बसे हुए हैं, और इनके जो पट्टे की मांग भी है वो नहीं पूरी हो सकती है। इसका बड़ा आधार यह है कि जो नॉर्म्स भी है कि किसी भी पट्टे के लिए क्या चाहिए। एक तो व्यक्ति का गरीब होना चाहिए जो पात्रता की बात है, दूसरा वो भूमिहीन होना चाहिए, अगर वो अनुसूचित जाति का है तो बहुत ही बेहतर है, और सरकारी जगह पे काबिज होना चाहिए। ये 25/2/2014 का ये लेटर है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी को देते हैं, और वो मांग करते हैं कि 35 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो हमको पट्टा दिया जाए। इस पे 27 फरवरी 2014 को हरीश रावत जी मार्क कर देते हैं डीएम साहब को कि डीएम साहब इस पर अपनी संस्तुति दे, अपनी आख्या दे कि इसको किस तरीके से आगे चलाया जाए। इसके बाद तहसीलदार सितारगंज की रिपोर्ट जाती है। जो पटवारी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है वो पटवारी लगभग 1.5 साल के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, तहसीलदार को देते हैं। क्रमांक 1 से 7 जाति बंगाली पौंड परिवार उपरोक्तानुसार मौके पर काबिज कास्त हैं, कास्त यानी के काश्तकार हैं, किसान हैं। इसी भूमि पर अपने कच्चे घर बनाकर निवास कर रहे हैं। प्रश्नगत 1 से 7 बंगाली जिनकी उपजाति पौंड है तथा जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, अवैध नहीं है ये जो आप कह रहे हैं कि अवैध लोग हैं, अवैध तरीके से बसे हुए हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त है, ये आप ही के पटवारी कह रहे हैं 2016 में। और उनकी रिपोर्ट को अगर आप झूठा साबित कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं? आगे लिख रहे हैं जो गरीब परिवार हैं तथा यह भूमिहीन खेतहीन मजदूर हैं जो कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 198 घ के अंतर्गत पट्टे हेतु पात्रता की श्रेणी में आते हैं। उक्त ग्राम में भूमि प्रबंधक समिति लागू नहीं है, जिस कारण भूमि आवंटन की कार्रवाई उच्च अधिकारियों शासन स्तर के आवश्यक निर्देश के उपरांत की जा सकती है। यानी कि पट्टे दिए जा सकते हैं। 2016 में क्लियर हो गया, या तो उच्च अधिकारी यानी कि जिलाधिकारी महोदय संज्ञान ले लें, डिसीजन ले लें, या फिर शासन से कोई आदेश आ जाए तो इनको ये पट्टे दिए जा सकते हैं। आगे मैं बढ़ रहा हूं। इसके बाद यही रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय ने 19 अगस्त 2016 को के पास जाती है। पटवारी ने तहसीलदार को भेजी, तहसीलदार ने वही रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी, और इस रिपोर्ट में भी ये 7 परिवारों का पूरा हवाला है। इसके बाद आगे बढ़िए आप आगे बढ़ेंगे तो ये पत्रावली चली रही है, और फिर ये परिवार जितने यहाँ पर इकट्ठे हैं ये एक एप्लीकेशन फिर से देते हैं जिलाधिकारी महोदय को कि हमारी प्रक्रिया को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ये 16 लास्ट की एप्लीकेशन है। इसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय की ये रिपोर्ट है
और उसमें आख्या मांगी गई है और नियमानुसार समाधान करने की बात कही गई है, जिसमें वे लिख रहे हैं कि इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में अपने स्तर के नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए कृत्य कार्यवाही से संबंधित पक्ष को अवगत कराने का कष्ट करें। यानी कि दोबारा से फिर प्रक्रिया शुरू हुई है, जिलाधिकारी के बाद उप जिलाधिकारी के माध्यम से ऊपर तक पहुंच रही है। ये सारा दस्तावेज मौजूद है और इसमें इस 21 में जवाब देते हैं 2000 शेखर चंद्र आर्या है, राजस्व निरीक्षक है, वो रिपोर्ट लगाते हैं और वो भी यही बात कह रहे हैं कि 7 बंगाली परिवारों का आवंटन कार्रवाई इतने के तहत ये चल रही है और शासन स्तर पर ही इस पर कोई डिसीजन लिया सकता है, इस पर स्थानीय लेवल पर कुछ नहीं हो सकता। ये बात 2021 में भी कही जा रही है। आगे आप बढ़ते हैं, इसमें भी ये तुषार सैनी जी हैं उप जिलाधिकारी और ये 23/7/2021 का लेटर है और ये कह रहे हैं पहली बार भूमि प्रबंध समिति ना होने की दशा में भूमि आवंटन की कार्रवाई उच्चाधिकारियों शासन स्तर से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही पट्टा आवंटन की कार्रवाई की जा सकती है। 23 जुलाई 2021 को भी वो कह रहे हैं कि शासन अगर चाहे तो इसमें इनको पट्टा दिया जा सकता है, यानी कि इनकी कार्रवाई चल रही है, इनका संवाद लगातार चल रहा है, संवाद कभी बंद नहीं हुआ। अब क्या दिक्कत होता है, इसी बीच यहाँ एक्वा पार्क की पूरी पॉलिसी तैयार होती है और यहीं पर वो पूरा साठगांठ होता है कि कैसे इन परिवारों को हटाया जाएगा। ये आगे पूरा पत्रावली है, फिर भी लगातार चल रहा है। 28 अगस्त 2021 का है, यहाँ पर भी यही कह रहे हैं जो प्रभारी अधिकारी हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, इसमें भी कह रहे हैं कि प्रार्थीगण 7 बंगाली विस्थापित परिवार भी लिखा है, सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। और मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि ये विस्थापित परिवार हैं और ये 1947 में विस्थापित होकर यहाँ पर आए, 51 में दिनेशपुर बसा, उसके बाद 56 से लेकर 60 तक ये शक्ति फार्म बसा और बहुत सारे लोगों को जमीनें मिली, बहुत सारों को नहीं मिली। तो ये आवंटन प्रक्रिया की गलती हुई, तत्कालीन सरकार की गलती थी कि इनका पुनर्वास नहीं हो पाया, इसीलिए ये आज तक विस्थापित परिवार हैं और ये वाजिब हक रखते हैं कि इनको इनकी जमीन मिलनी चाहिए, क्योंकि तत्कालीन सरकार इनको लेकर आई थी। ये घुसपैठिया नहीं है, अपनी मन मर्जी से नहीं आ गए थे, ये भी उसी तरीके से उसी प्रक्रिया के तहत आए थे जो देश के बंटवारे के समय तत्कालीन प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रालय के मौजूदगी में तय हुई थी। तो इनका हक तत्कालीन सरकारों ने मारा, तो आज की सरकार को कम से कम देना चाहिए और ये उसी हक के लिए लड़ रहे हैं। अब षड्यंत्र आगे क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आगे इसी तरीके से चल रही है मामला और जब ये पूरा देख लिया गया कि नहीं यहाँ पर एक्वा पार्क बन सकता है, बनाया जा सकता है, तब पहली रिपोर्ट 27/9/2021 में 27 तारीख को एक जो शासकीय अधिवक्ता होते हैं, सरकारी वकील जिनको हम कहते हैं, वो अपनी असहमति व्यक्त करते हैं कि भूमि प्रबंध समिति नहीं है चूंकि गांव में, पर वो गांव होना स्वीकार कर रहे हैं, वो आबादी होना स्वीकार कर रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये श्रेणी 14(3) बंजर में दर्ज है, इसलिए मेरी राय में उक्त भूमि पर पट्टा नहीं किया जा सकता है। ये पहली असहमति शासकीय अधिवक्ता की आई है, कोई प्रशासनिक आदेश नहीं आया है, कोर्ट का फैसला नहीं आया है, कोई चीजें सरकार शासकीय अधिवक्ता के अधीन नहीं है, राय ली जाती है, उन्होंने राय व्यक्त की है जो कि बंजर जमीन में दर्ज है। पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है ऊपर कि जो लोग रहते हैं वो आबादी है और उस आबादी उस गांव के बीच में भूमि प्रबंधक समिति नहीं है, इसलिए पट्टा नहीं दिया जा सकता। और जहां पर भूमि प्रबंधक समितियां नहीं होती हैं वहां पर या तो जिलाधिकारी को राइट होता है या फिर माननीय मुख्यमंत्री शासन को राइट होता है कि वो पट्टे सीधे जारी कर सकते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये प्रक्रिया इसी तरीके से आगे चलती है। और 23 अक्टूबर 2021 का भी ये लेटर है और यहाँ पर भी ये लिख रहे हैं कि शासनादेश आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कष्ट करे, मतलब पत्रावली लगातार प्रशासनिक लेवल पर लोगों के साथ चल रही है। ये 19/7/2022 का ये लेटर है। बहुत दिलचस्प रिपोर्ट को जो जिलाधिकारी महोदय की को गई है उसको देखना चाहिए। इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि वर्णित भूमि पर कोई विवाद नहीं है, अपने मनगढ़ंत लिख दिया गया या लिखवा दिया गया। कोई पटवारी, कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार अपनी कलम फंसाता नहीं है, निश्चित तौर पर दबाव में। अभी तक जितने मैंने आपको अभिलेख दिखाए हैं उनमें सब में वो कह रहे हैं कि आबादी हैं, लोग हैं, इनको पट्टा दिया जा सकता है अगर शासन चाहे या उच्च अधिकारी चाहें।
लेकिन पहली बार यह लिखा जाता है कि वर्णित भूमि पर कोई विवाद नहीं है। अब विवाद नहीं है, अपनी ही रिपोर्ट में ये किस बात का खुलासा करते हैं, जो ये कहते हैं कि बंजर भूमि है। आगे आप आ जाइए, इसमें ये उदयराज सिंह का जो लेटर है हमारे डीएम साहब का 2023 का है, चयन संबंधित लेटर है, और इसमें ये पूरी रिपोर्ट गई हुई है। और इस रिपोर्ट के आधार पर वो कह रहे हैं पहली बार कि वर्तमान में भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, जो कि सरासर झूठ बोला गया। पुरानी पत्रावली, पुराने सारे दस्तावेज, पुराने सारे कन्वर्सेशन साइट कर दिए गए, कहाँ फेंके गए उसका कोई हवाला नहीं है। और इन्हीं सब चीजों के आधार पर ये कोर्ट में पूरी तरीके से लोग फंस जाएंगे। अब ये संशोधित जो शासनादेश आया है, आदेश आया है सरकार का, ये भी जिलाधिकारी का, और अब इसमें आपको हंसी आएगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि खुद लिख रहे हैं कि उक्त भूमि मौके पर रिक्त पड़ी है। मौके पर आम के 42 पेड़, जामुन के 10 पेड़ हैं, कटहल के 6 पेड़ हैं, सेमल के 1 पेड़ है, और कुकाट के 3 पेड़ हैं। ये आपकी रिपोर्ट कह रही है, और आप कह रहे हैं कि रिक्त पड़ी है जमीन। इस रिक्त पड़ी जमीन में आम के पेड़, जामुन के पेड़, कटहल के पेड़ कहां से आ गए? सौरभ बहुगुणा जी आप लगा के गए थे क्या, या उन नेताओं ने लगाए थे जो इन लोगों को खारिज कर रहे हैं? ये जरूरी सवाल है, इस पे बात होनी ही चाहिए। और इसी तरीके से आगे लिख दिया कि वर्णित भूमि पर कोई विवाद नहीं है, और विवाद आज तक है, और इसी विवाद का निस्तारण नहीं किया गया है। इनकी बेदखली इसीलिए अवैध करार दी गई है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। एक लेटर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, मई के महीने का ये विधिक राय है। माननीय जिलाधिकारी महोदय को, तहसीलदार को विधिक राय दी गई है। एडवोकेट साहब हैं, शासकीय अधिवक्ता, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं प्राधिकारीकरण याचीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल ना करें। स्पष्ट लिखा है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल ना करें, यानी कि इनकी बसासत है तभी तो आप बेदखल कर रहे हैं ना। और उस बसासत में विधिक राय क्या होती है, विधिक प्रक्रिया क्या होती है? विधिक प्रक्रिया यही होती है कि कम से कम आप 3 नोटिस दीजिए, आखिरी मुनादी कराइए, समझाने की कोशिश कर लिए, उसके बाद जाके आप प्रशासन या सख्ती कर सकते हैं। लेकिन ना आप आखिरी मुनादी कराते हैं, ना आप नोटिस देते हैं, ना नोटिस चस्पा करते हैं। आप क्या करते हैं? ना आप अखबार में निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना मीडिया में देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना आप ग्राम प्रधान को बताते हैं, ना ग्राम समिति से इनका समर्थन जुटाते हैं कि भाई आप गलत जगह बैठे, आप हट जाइए। आप क्या करते हैं? आप सीधे फोर्स लेकर पहुंचते हैं, दबंगई दिखाते हुए कि जमहूरियत है ही नहीं इस देश के अंदर, गुलाम देश के अंदर रह रहे हैं। और लात मारिए 7 परिवार ही तो हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री साहब बोल रहे हैं कि 4 परिवार ही तो हैं। अरे 4 छोड़िए, अगर एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति भी है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, इस व्यवस्था की है, लोकतंत्र के अंदर। आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, किसी भी नेता से, किसी भी सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। अब एक और दिलचस्प बात मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, ये जो नोटिस दिया गया है, ये मत्स्य विभाग के द्वारा दिया गया है नोटिस 3 तारीख को इनको, 3 नवंबर इसी महीने, और 11 तारीख तक का अल्टीमेटम था, और 12 को वो उजाड़ने के लिए आ गए। आप सब जानते हैं कि जमीन खाली कराने या जमीन संबंधित मामलों का निस्तारण वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही कर सकता है, राजस्व विभाग ही कर सकता है। ये इस विभाग को तो जमीन चाहिए, तो वो अधिकारी से, एसडीएम से, तहसीलदार से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तो दरखास्त लगा सकता है कि भाई हमारा वहां पर प्रोजेक्ट अटका हुआ है, आप खाली करा के दीजिए। डायरेक्ट नोटिस जारी नहीं कर सकता कि आप हट जाओ वरना हम बुलडोजर लगा के तोड़ देंगे। डायरेक्ट नोटिस भी इनका वकील कर सकता है मत्स्य विभाग का, जिसके मुखिया माननीय सौरभ बहुगुणा जी हैं, मंत्री जी। लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि तहसील का नोटिस नहीं आता है इनके पास मत्स्य विभाग का नोटिस आता है। इतना अंधेर। ये जिम्मेदारी जमीन खाली कराने की राजस्व विभाग की है, मत्स्य विभाग की नहीं है। मत्स्य विभाग तो इस जमीन को मांग रहा है, वो कह रहा है कि मुझे हस्तांतरित करिए, मुझे एक्वा पार्क लगाना है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम भी मत्स्य विभाग करेगा। ये साफ लेटर लिखा हुआ है, और उसमें वही सारी चीजें लिखी है कि ये वो लिख रहे हैं कि मत्स्य विभाग उत्तराखंड के उपरोक्त कार्य हेतु हस्तांतरित भूमि वर्तमान में एक्वा पार्क का निर्माण चल रहा है, इसमें आप जो है अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, इसलिए आप हट जाइए 11 तारीख तक, नहीं तो आपके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब विधिक कार्रवाई भी बुलडोजर नहीं होती है, वो आखिरी कार्रवाई है। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बसासत है वो बसासत 1960 की है। जो फसली दर्ज होती है 1966 में भी यहाँ पर ये जमीन करीब 150 एकड़ जमीन जस्मीन कौर के नाम पर दर्ज थी। उसके बाद खुली जेल का प्रस्ताव आया तो वहाँ पर कुछ जमीन चली गई, कुछ जमीन रह गई, और ये प्रहलाद पलसिया गांव की जो बसावट है
वो यहाँ के कल्याणपुर गांव से आप देखिए कि कब से ये लोग वोट दे रहे हैं, कब से अपना प्रधान चुन रहे हैं, अपना बीडीसी चुन रहे हैं, अपना विधायक चुन रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं। उसी से न तय करेंगे, किस चीज से तय करेंगे? तो ये कल्याणपुर गांव का एक हिस्सा है प्रहलाद पलसिया, नया नहीं है, अवैध लोग नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरीके से अमल में ना ला पाए। गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के बस की बात नहीं होती है। इस आधार पे आप उनको खारिज नहीं कर सकते। मैं माननीय सौरभ बहुगुणा जी से यही कहूंगा कि अभी भी सब कुछ आपके हाथ में है। और देखिए कि जो आपके पिताजी को लेकर आए थे, आज आपसे दरखास्त लगाने के लिए उसी व्यक्ति को, उसी बुजुर्ग नेता को जमीन पे बैठना पड़ रहा है।